पूरा विपक्ष आज संसद में बाकायदा हुंकार भरता दिखा। बिल असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। अब सरकार सदन के पटल पर असंवैधानिक बिल पेश करती दिखेगी क्या? अदालतें भी हैं देश में, सुप्रीम कोर्ट भी है। सरकार तमाम असंवैधानिक काम करती दिखती है। इस सरकार ने 1/4 कर दिया बैठने का टाइम लोकसभा और राज्यसभा का। किसी ने चूंकी कुछ किया, हम लोगों ने आफत मचाई, कुछ सरकार ने किया। सरकार कोई ब्रह्म वाक्य नहीं बोल रही है और सरकार दूध की धुली नहीं है। कुछ क्रमवार तरीके से आपको बातें बता देती हूं, लेकिन उसके पहले एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं। इस सरकार को मुसलमानों की जितनी चिंता है, काश उतनी चिंता हिंदुओं की भी होती। बार बार कहा जा रहा है मुसलमानों के उत्थान के लिए, मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये बिल लाया जा रहा है, ये संशोधन लाया जा रहा है। काश ऐसी ही चीजें लाई जाए जिससे हिंदुओं बच्चों को भी रोजगार मिले, महिलाओं को अपना जेवर गिरवी रखकर घर ना चलाना पड़े, मिडिल क्लास की इनकम बढ़ जाए जो प्री ब्रिटिश राज पर पहुंच चुकी है, महंगाई से निजात मिल जाए हिंदू महिलाओं को। काश ऐसा किया जाए। लेकिन व्यंग के अलावा, कटाक्ष के अलावा एक बात यहां पर कहनी जरूरी है, और वो पूरी मानसिकता दिखाती है आपको इस सरकार की और इस बिल के पीछे छुपी हुई बदनीयती की। बिल पर तो मैं अभी चर्चा करूंगी और मुझे लगता है आप मुझे मौका देंगी करने का। अमित शाह जी ने सीना ठोक के कहा कि मुसलमानों के साथ कुछ गलत हुआ है क्या इस देश में? क्या किसी की नागरिकता गई है सीए के बाद? मतलब अमित शाह के लिए मुसलमानों के साथ गलत होने का पैमाना वो है जब उनकी नागरिकता जाएगी तब गलत होगा। मैं अमित शाह जी से आपके मंच से और उनके प्रवक्ता से यहां पर पूछना चाहती हूं, उनके पर्वों पर जब उनको नमाज पढ़ने में लोग भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं वो क्या है? उनकी बस्तियों पर बुलडोजर चला देना क्या है? उनकी लड़कियों को सुल्ली और बुल्ली डील पर इंटरनेट पे उनकी नीलामी लगाना क्या है? उनके मस्जिदों पर जब तक हम अपना झंडा नहीं गाड़ेंगे हमारा त्योहार पूरा नहीं होगा, ये क्या है? हर बात पर उनको पाकिस्तानी कह देना और पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दे देना, वो क्या है? उनके मस्जिदों के नीचे मंदिर खोद खोद कर ढूंढना, ये क्या है? उनको चुनावी मंच से कहना कि वो हिंदू औरतों का मंगलसूत्र चुरा लेंगे, आपकी भैंस चुरा लेंगे, क्या है? उनको चुनावी मंच से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे लोग 80-20 और शमशान कब्रिस्तान कहें, वो क्या है? मतलब ये सरकार किस नियत से क्या करती है वो सबके सामने है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ खिलवाड़ हो। लेकिन मैं क्रमवार तरीके से अपने 3 पॉइंटर रख देती हूं और वहीं से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गरिमा जी, मैं एक सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म की अनुयायी हूं। मैं अपने धर्म में किस तरह से दान दूं, मेरे घर वाले कैसे दान दें, मेरे कोई मित्र जो नास्तिक हो वो कैसे ध्यान दें, वो उनका मामला है। लेकिन यह सरकार हर मुसलमान के घर में सीसीटीवी कैमरा फिट करेगी। अगर वो 5 साल से 5 बार के नमाजी मुसलमान है तभी दे पाएंगे। ये सरकार तय करेगी कि कैसे मुसलमान दान देगा, कौन मुसलमान है दान देने के। पहली चीज। दूसरी चीज, आज ये सचर कमेटी का बड़ा नाम ले रहे हैं। इसी सचर कमेटी को पानी पी पी कर कोसते थे ये लोग, और आज सचर कमेटी का नाम ले। सचर कमेटी ने 2 और बातें कही हैं और वो बात अमित शाह ने झूठ भी बोली वहां पर और उनको सब्सटैंशिएट करना चाहिए। सचर कमेटी ने कहा था कि हमारी कमिटीज ने यह पाया है कि वक्फ की तमाम संपत्ति पर सरकार की कई एजेंसीज का, कई राज्य सरकारों का कब्जा है, उसको खाली कराया जाए। 355 अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसी संपत्तियां थी, उसको खाली क्यों नहीं करा रही है सरकार? सच्चर कमेटी ने तो वक्फ कॉम्पनसेशन बोर्ड की भी बात करी थी, 500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड, उसके बारे में क्या है? एक और बात कहती हूं, झूठ बोला गया, महिला 2013 से महिला हो सकती है बोर्ड पर। दूसरी, तीसरी, चौथी सबसे बड़ी बात, कहा जा रहा है सारा डेटा डिजिटाइज हो जाएगा। आपने अपने ओपनिंग वक्तव्य में प्रेस रिलीज का हवाला दिया। राज्यसभा के पटल पर इस सरकार ने लिखित एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार ने कहा है कि 99.99% डिजिटाइजेशन वामसी पोर्टल पर हो चुका है। और उसके बाद जो गैर मुसलमान होने की उसमें बात है, जिस पर शायद अमित शाह ने कहा ऐसा नहीं होगा। मैं उसका स्पष्टीकरण चाहती हूं और उसके बाद ही मैं उस पर वक्तव्य दूंगी। लेकिन ये जो सारा मामला है ना, ये एक समुदाय को अपने वोट बैंक को काबिज रखने के लिए एक समुदाय। लेकिन सुप्रिया, क्या एक गलत बयानी संसद में की जा रही है? क्या गलत बयानी? भाई धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। वक्फ बोर्ड बाकायदा एक रेगुलेटरी बोर्ड है और रेगुलेट करता है, रजिस्ट्रीज को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है। भाई धार्मिक संस्था कैसे हो गई वक्फ बोर्ड? और अगर रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ा जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है
और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर वो रजिस्ट्रियां अगर चेक कर ली जाएं और ये इंश्योर कर लिया जाए कि जिस जमीन पर हाथ रख दे बोर्ड वो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं होगी, ये अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर चेक कर लिया जाए तो गलत क्या है? गलत इसलिए है क्योंकि इस देश में आज हमने ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखे हैं इस निरंकुश सरकार के प्रशासन में, जो जब हाथरस में आपको याद है ना 2:30 बजे रात को एक बेटी को जला दिया था, उसकी शव को बिना उसके परिवार के, उसके अगले दिन 15 दिन तक उसके घर को धमकाने वाले रेपिस्ट नहीं वहां का डीएम जाता था। इसलिए आपत्ति है डीएम से क्योंकि सरकार का नहीं, तो फिर इसमें आगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी विकल्प है ना सुप्रिया। अगर डीएम किसी तरह तो मतलब आप चाहते हैं कि पहले एक मिनट हाई कोर्ट, मुझे नहीं पता आपके यहाँ कोई जमीन का मुकदमा चल रहा है कि नहीं, 50 ऐसे मुकदमे वालों को मैं जानती हूं, लोगों को, वकीलों को जानती हूं, 50-50 60-60 साल पूरी पुश्तें गुजर जाती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जमीन का मुकदमा चलता ही रहता है। तो ये मत सोचिए कोई हाई कोर्ट जाएगा और अगले दिन वहां से ऑर्डर लेके चला आएगा। मैं आपको लेकिन एक बात बता देती हूं, वक्फ की जमीन ये नहीं है कि मैंने हाथ रख दिया वो वक्फ की जमीन हो गई। उसका सर्वे कमिश्नर करता है, रिव्यू वक्फ बोर्ड करता है, अप्रूवल और गैजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से आता है, 2 साल का टाइम होता है उसको चैलेंज करने का और उसको ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकता था। कुछ प्रोविजंस उसके हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकते थे। बहुत सारे हाई कोर्टों में मामला लंबित है कई नहीं, लेकिन आज तक, लेकिन सुप्रिया जी एक सेकेंड, ये पॉइंट उठाया जाना चाहिए क्या कि जो ऑलरेडी रेगुलेटरी बोर्ड है, धार्मिक बोर्ड नहीं है, अगर उसके पास देश में तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है रेलवे और डिफेंस के बाद, तो आमदनी कितनी है, वो कहां इस्तेमाल होती है, क्या इस बात का पूरा आकलन, कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए क्या, या होना चाहिए? आपने अच्छा सवाल पूछा और इसका जवाब मैं जरूर देना चाहती हूं। 4-5 दिन से लगातार बीजेपी के प्रवक्ता और काफी सारे लोग सच्चर कमेटी को कोट कर रहे हैं। 12,000 करोड़ रेवेन्यू आना चाहिए था, इतनी जमीन है, 9,40,000 एकड़ के आसपास जमीन है। 12,000 क्या है जमीन में? जमीन में कब्रिस्तान है तो मुर्दों पर लगा दो भैया टैक्स। जमीन में मस्जिदें हैं जहां पर लोग आके इबादत करते हैं, उन पर टिकट लगा दो, टिकट दीजिए, टिकट खरीदिए, हमें तो भैया रेवेन्यू बढ़ाना है। और एक बात मैं पूछना चाहती हूं, ये जो और एग्रीकल्चर लैंड है बहुत सारी सी, उसमें तो इतने रेवेन्यू के प्रोविजंस नहीं है। लेकिन एक बात जो बार बार कही जा रही है और अभी गृह मंत्री अमित शाह ने कही कि अमीरों का कब्जा है, गरीब मुसलमान को उससे फायदा नहीं हो रहा है। आपको कैसे पता? और अगर अमीरों और गरीबों पर ही चर्चा होगी तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी सरकार जो हर कानून अमीर के लिए बनाती है, जिसने गरीबों को महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक असमानता से जूझने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया है, जो गरीबों की टोह नहीं लेती है, जो किसानों की कर्जा माफी पर मुंह बनाती है लेकिन 16 लाख करोड़ राइट ऑफ करती है बड़े बड़े पूंजीपतियों के, जिनके राज में मिडिल क्लास की नेशनल शेयर, इनकम में शेयर प्री ब्रिटिश राज हो चुका है, वो सरकार बात करती है अमीरों और गरीबों की। अमीरों और गरीबों की जो खाई आपने बनाई है, पहले उसको पाटिए, फिर जाकर दुनिया ढूंढिएगा। और तो मतलब ये पोलराइजेशन का तरीका है सुप्रिया, कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस, लेकिन नंबर गेम सरकार के पास है ना, न राज्यसभा में रोक सकते हैं बिल्कुल, ना लोकसभा में बोल सकते हैं रोक सकते हैं, रोका तो नहीं जा सकता। नंबर गेम उनके पास होगा, नंबर गेम उनके पास होगा, नैतिक धुरी उनके पास कभी नहीं रहती है। इस देश में मर्यादा और नैतिकता नाम की भी एक चीज है ना, तो मर्यादा और नैतिकता, ठीक है सुप्रिया जी, ठीक है सुप्रिया। मैं एक चीज मैं बता दूं आपको यहां पर, आज रात को अमेरिका टैरिफ पर एक्शन लेने वाला है, क्या उसके बारे में चर्चा कर रही है सरकार? क्या सरकार पूछ रही है कि हम कैसे निपटेंगे उससे, हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का क्या होगा, हमारी स्टील इंडस्ट्री का क्या होगा, सुप्रिया जी, अब सिद्धार्थ, ठीक है, प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी चर्चा नहीं है। हाँ, तो ये सिर्फ हिंदू मुसलमान। अच्छा सिद्धार्थ एक सेकेंड, जो सबसे बड़ा तर्क सरकार ने दिया कि भाई पारदर्शिता आएगी, सिद्धार्थ